सेहत कहानी में बतौर जनरल फिजिशियन मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज सेहत के इस प्रोग्राम में मैं आज आपको एज़मा यानी दमे के मुतालिक चंद मालूमात फराहम करूँगी। अच्छा, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि दमा एक्चुअली है क्या। दमा दरअसल फेफड़ों की उस बीमारी को कहा जाता है जिसमें छोटी छोटी सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं या तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। मरीज़ आपसे कहता है कि जी मुझे मुसलसल खांसी की अलामत रहती है, हर वक्त खांसना, मुस्तकिल तौर पर खांसता रहता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये होता है कि जी कभी कभार सांस लेने में इस कदर दुश्वारी हो जाती है कि मरीज़ आपसे कहता है कि जी मेरा सीना जकड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, और इसके अलावा ये कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, दमे की अलामात अगर हम देखें तो दमे की अलामात में शामिल होता है कि जी मरीज़ आपसे कहता है कि मैं रात में उठ के बैठ जाता और मुसलसल खांसता रहता। अच्छा, उसके अलावा ये कि नींद सही नहीं आती, मुसलसल उठता रहता, सांस लेने में दुश्वारी, सांस फूलना। अच्छा, सांस में सीटी जैसी आवाज़ महसूस होने लगती है। सीटी क्यों होती है? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, सांस की नालियाँ इस कदर सिकुड़ जाती हैं कि उसके अंदर से जब हवा पास होती है तो एक सीटी की सी आवाज़ महसूस होती है। सीने में खड़खड़ाहट, अगर आप डॉक्टर से आपका डॉक्टर ऑस्कल्टेट ना भी करे, बग़ैर ऑस्कल्टेशन के भी आपको एक खड़खड़ सी आवाज़ महसूस हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी अलामात ज़ाहिर हो रही है तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें। ये ना करें कि आपको कोई अलामत हो रही है और आप डिले करे जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार एज़मा का अटैक इतना सिवियर हो जाता है कि खुदा न खास्ता मौत भी लाहक हो सकती है। अच्छा, दमे की चंद वजूहात देखते हैं। सबसे बड़ी वजह जो होती है वो देखा ये गया है कि एलर्जी। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल में आलूदगी पाई जाती है, शहर में निस्बतन विलेजेस वगैरह में, देहाती इलाकों में इतना ज़्यादा ये दमा के मरीज़ नहीं देखे गए जितने कि शहर में हमें मालूम हुए हैं। इसकी वजह धूल, मिट्टी, माहौल में आलूदगी, सिगरेट का धुआं, तेज़ खुशबू वगैरह, इन सब की वजह से दमे के मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ। सिगरेट नोशी बहुत एक अहम टॉपिक है जिस पे हमारे यहाँ पहले भी डॉक्टर्स बात कर चुके हैं। अच्छा, नशे आवर अद्वियात का इस्तेमाल, जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी दमे का रेशो ज़्यादा पाया गया है। अच्छा, इसके अलावा चंद और बीमारियां हैं जिनकी वजह से दमा खुद लाहक हो सकता है, जिसमें शामिल हैं जी दिल की बीमारियां, जिनको पहले से दिल की बीमारियां हैं, वाल्व्स का बंद होना या हार्ट अटैक्स वगैरह, इनके अंदर भी दमा देखा गया है। इसके अलावा डिप्रेशन में क्योंकि हम देखते हैं कि जी एंजाइटी अटैक्स होते हैं पेशेंट्स को, वो इतने ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं कि वो होते होते दमे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बदहज़मी, जिसे हम GERD भी कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर खाना पेट के ज़रिए से मुंह को आता है, वो भी दमे को जो है वो ट्रिगर करता है। अच्छा, दमा जो है वो मौरूसी तौर पर भी लाहक हो सकता है, यानी कि अगर आपके वालिदैन में से किसी को दमे का मर्ज़ लाहक है या बहन भाई में से किसी को है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि दमा आपको भी मुतासिर करेगा। अच्छा, इसके अलावा मोटापा, जिनके अंदर ये देखा गया है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं उनके अंदर भी दमा देखा गया है। एक होता है जी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, जिसे हम कहते हैं। मरीज़ आपसे कहता है कि जी डॉक्टर साहब मैं जब भी वर्जिश करता हूँ तो मुझे दमे का अटैक हो जाता है। ये इसमें यही होता है कि मज़ीद सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और जकड़न और सारा कुछ महसूस होने लगता है। अच्छा, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप दमे को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि चंद एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए, उन पे अमल करते हुए आप इसको थोड़ा बहुत रोक ज़रूर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हम कुछ एहतियाती तदाबीर के ऊपर नज़र डालते हैं। बिस्तरों की चादरें, जो कि हम अक्सर एक बात ऐसे करते हैं कि जी काफ़ी टाइम बाद बदलना होता है, लेकिन जी बिस्तरों की चादरें, कंबल, तकिया, गिलाफ, इनको फ्रीक्वेंटली बदलते रहा करें, इनको धुलवाते रहें। मरीज़ के कमरे में कालीन ना बिछाएं। कालीन के अंदर जितनी ज़्यादा गर्द, धूल, मिट्टी पाई जाती है उससे भी दमे के मर्ज़ को तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें। सिगरेट नोशी बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है दमे को कॉज करने में। सिगरेट जहाँ पे सिगरेट का धुआं मौजूद हो उस जगह को भी अवॉइड करें, वहाँ पर ना जाएं।
इसके अलावा घर में सफाई का ख़ास ख्याल रखें और पालतू जानवर स्पेशली मरीज़ के इर्द गिर्द ना हों, इससे भी दमा हो सकता है। एक बात ये देखी गई है कि हमारे यहाँ कॉमन वायरल फ्लूज़ होते हैं, उसमें भी जो मरीज़ दमे का शिकार होते हैं और अगर उनको वायरल फ्लूज़ भी साथ में हो जाएं तो दमे का अटैक बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए कि आप जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया, इन सब की वैक्सीनेशंस पहले से करवाएं ताकि आपको एज़मा के अटैक, सिवियर अटैक से आप बच सकें। अच्छा, मरीज़ जो कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जो कि दमे का शिकार हैं, वो अपने स्कूल्स में टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात को नोटिफाई कराएं कि जी हाँ, हमारा बच्चा दमे का शिकार है। क्योंकि जब हम अक्सर स्कूल्स में ये देखा गया है कि बच्चों को जब स्पेशली अटैक होता है तो किसी को नहीं मालूम होता कि जी आया करना क्या है और इसको किस तरह हैंडल करना है, इस बच्चे को वाकई में अटैक हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि इस बात की निशानदेही की जाए कि उसका इन्हेलर या उसकी मेडिकेशंस उस बच्चे के साथ हों ताकि उसको फौरी तौर पे इमदाद दी जा सके। अच्छा जी, अब हम आते हैं अद्वियात की तरफ। एहतियाती तदाबीर अगर आप वो भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको अटैक होता है तो अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपके मालिज आपको फ़राहम कर सकते हैं। इसमें आते हैं जी बीटा-2 एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये वो अद्वियात हैं जो कि हमारी सांस की नालियों को खोलते हैं और उससे गुज़रने वाली हवा को आसानी पहुंचाते हैं कि वो फेफड़ों तक पहुंच सकें। ये अद्वियात जो हैं वो रेबुलाइज़र्स और इन्हेलर्स, ये मेरे सामने मौजूद है। इन्हेलर्स के ज़रिए जो हैं वो फेफड़ों तक पहुंचाई जाती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जी जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं इन्हेलर्स, थोड़े अरसे बाद पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं जी हम इन्हेलर तो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मगर हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, हम ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर देखा ये गया है कि इन्हेलर को सही तौर पे इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा होता, उसके सही तरीके नहीं इख्तियार किए जा रहे होते हैं। मैं इस प्रोग्राम में आपको तरीका बताऊँगी इन्हेलर यूज़ करने का। सबसे पहले जी ये देखिए, ये एक इन्हेलर है। अक्सर मालिज जो हैं वो आपकी कंडीशन देख के आपको खाली बीटा-2 एगोनिस्ट या उसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस तरह की अद्वियात वो ख़ुद आपको बताएंगे। उसके अलावा डोजेज भी वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि इसका ये कैप है, सबसे पहले आपने इसका कैप रिमूव करना है। इसके बाद आपने इसको जो है शेक करना है, हिलाना है। हिलाने की वजह यह है ताकि इसके अंदर मौजूद कंटेंट्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो सकें। अच्छा, अब आपने इन्हेलर को पकड़ने का सही तरीका, ये आपकी इंडेक्स फिंगर, आपने पहली उंगली अपनी इस तरह रखी, थंब आपने नीचे की तरफ रखा और आपने इस तरह ऐसे इस तरफ मुँह किया। अब आप सीधा बैठेंगे, बिल्कुल सीधा, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने एक गहरा सांस बाहर की तरफ निकालना है, जितना आप कर सकें, ऐसे। इसके बाद अब आपने इस जगह को, जो कि हम माउथ पीस कहते हैं, इसको पहले दांतों से जकड़ना है। इसके बाद अब आपने इसको फिर अपने होठों से दबाना है। इसकी वजह ये होती है ताकि आपका ये पूरा माउथ पीस का जो एरिया है वो कवर हो जाए और जो दवाई है वो पूरी तौर पे आपके मुंह के ज़रिए से फेफड़ों तक चली जाए। रोज़ा होने की बात की वजह से मैं तो ऐसे नहीं आपको बता सकूँगी, मगर हाँ, जब आप कवर कर लेंगे उसके बाद अब आपने एक पफ लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने ये इन्हेलर मुंह से निकाल के बंद मुंह के साथ 10 सेकंड तक अपना सांस रोक के रखना है, जितनी देर। अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा रोक सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा जब आप अपना सांस बाहर की तरफ निकालेंगे तो मुंह के ज़रिए नहीं निकालना, आपने मुंह को बंद रखते हुए नाक के ज़रिए अपना सांस लेना है। उसके बाद अब अगर आपको ज़रूरत है तो आप दूसरा पफ ले लें और अगर नहीं तो फिर आप ये रेडी टू गो। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एहतियाती तदाबीर कितनी लाजमी है। जब जो लोग, स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी जो कि मोटरसाइकिल्स और रिक्शा वगैरह या इन ऐसी जगहों से ट्रैवल करते हैं, उनको चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। ये मास्क इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शहर कराची में काफ़ी ज़्यादा आलूदगी है, माहौल की आलूदगी है, धुआं वगैरह, ये सब हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। मेरा आप सब लोगों को यही मैसेज है कि आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और हाँ, अपने डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात को
उन्हीं की जिस तरह वो बता रहे हैं आप उसी तरह उनको लीजिए। ज़्यादा कमी या ज़्यादती की वजह से भी एज़मा के अटैक्स देखा गया है कि वो बिगड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और ये बताती चलूँ कि कुछ टेस्ट आपको डॉक्टर बताते हैं जिनको करवाना लाजमी होता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, जी हम नहीं करवा सकते या हम नहीं करवाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। एज़मा दमा जिसको कहा जाता है कि सही नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मुसलसल ये रहेगा। आप उसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं काम। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जैसे अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो ये सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कि आप अपना मॉनिटर ज़रूर कीजिए। आप देखिए कि आपको एलर्जी अगर है तो किस चीज़ से है, तेज़ खुशबू से है, आपको मिट्टी से हो रही है, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोग करना चाहें तो हम उनका जवाब भी दे सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी हम दमे का शिकार हैं, क्या हमारे बच्चों को भी दमा होगा? तो देखिए जी, 100% हम नहीं कह सकते कि जी आपके बच्चों में भी मुंतकिल होगा, लेकिन हाँ चांसेस ज़रूर हैं। जैसे कि मैंने आपको एहतियाती तदाबीर का बताया, अगर आप शुरू से ही उन पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आप ये मौरूसी बीमारी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा जी, स्मोकिंग पे हमारे यहाँ पहले भी इस पे बात हो चुकी है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर करती है एस्मा को। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि मरीज़ ने जैसे ही स्मोकिंग को कम किया है या उससे अवॉइड करने की कोशिश की है तो उसमें एस्मा कंट्रोल हो गया है। इसके अलावा ये, हाँ, इस पे मैं ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगी कि अपना इन्हेलर अपने साथ ज़रूर रखिए, लाजमी तौर पर रखिए, कहीं भी आपका आना जाना हो, क्योंकि कभी भी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी लाहक हो सकती है। इसके अलावा ये कि देखा ये गया है कि जब इन्हेलर में अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखें, पहले सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन भी अपना ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें देखें कि अगर आपकी दवाई में कॉर्टिकोस्टेरॉइड मौजूद है और आप इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेल करने के बाद, पफ लेने के बाद ज़रूरी है कि आप कुल्ली ज़रूर कीजिए ताकि ये मुंह में लगी हुई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा अपने मालिज से ज़रूर उसमें रहिए और उनको बताते रहिए कि आपकी कितने अटैक्स हुए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करेंगे उतना मुमकिन है कि आप दमे से बचे रहें। अक्सर ये देखा गया है कि दमा अगर कंट्रोल में नहीं रहा या आपके पास इन्हेलर नहीं है तो अटैक की शिद्दत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा जी, स्पेशली मैं कहूँगी उन बच्चों को जो कि, अच्छा एक और अहम बात यह है कि एक्सरसाइज। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें दमा होता है, हमने एक्सरसाइज ही करनी छोड़ दिया। तो जी देखिए, एक्सरसाइज ना छोड़ें,
आप ये देखें कि आप उसकी जो है वो ड्यूरेशन कम करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टैमिना बढ़ेगा। और यही कि खुली फ़िज़ा में करें, जहाँ पे आलूदगी या मिट्टी धूल वगैरह मौजूद है उस जगह ना करें। बहुत ज़्यादा जिसमें आपकी ताकत लग रही है वो वाली एक्सरसाइजेज़ ना करें, लेकिन ये कि हल्की फुल्की वर्जिश सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इवन दमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। खुली फ़िज़ा में सांस लेने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखा यह गया है कि एज़मा के पेशेंट्स के अंदर जो है वो सांस लेने की जो है सलाहियत भी कम होने लगती है। वो सांस अंदर खींच खींच के ले रहे होते हैं और ये कि उनसे सही से सांस बाहर नहीं निकाला जा रहा था। तो एक स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ भी आती हैं जो कि आपको करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। मैं कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि जी हम रात में, स्पेशली रात में, अक्सर दमा के पेशेंट्स में रात में अटैक होता है और वो सही से सो नहीं पाते हैं। ऐसी सूरत में पेशेंट्स को हम यही भी कहते हैं कि आप अपने बेड साइड पे इन्हेलर रखें। इंटरनेट नहीं चल रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में जल्द अज जल्द अपने मौलिद से रब्ता करें, क्योंकि जितना आप डिले करते रहेंगे इसको, वो आपके फेफड़ों पे उतना ही ज़्यादा असर करेगा और इसके अलावा फिर इन द लॉन्ग रन आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कुछ केसेस में देखा गया कि नशावर अद्वियात की वजह से भी लोगों को दमे का अटैक हो रहा होता है। तो आप अपनी दवाइयाँ अगर मालिद से पूछ के और उनको अपनी सारी हिस्ट्री बता के, जैसे कि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो आप अपने मालिद को ये ज़रूर बताइए कि जी मैं दमे का शिकार हूँ, मैं दमे का मरीज़ भी हूँ, तो वो आपकी फिर बाकी तमाम अद्वियात को एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी, एक पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि जब हमारे पास वायरल फ्लूज़ का स्पेशली जब मौसम आता है, फ्लू होते हैं, अब जी वायरल हो रहा है, वायरल हर जगह फैला हुआ होता है, उसके अंदर भी आज़मा के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर स्पेशली जब किसी को अगर आज़मा लाहक है तो वो बताता है कि जी मुझे वायरल फ्लू हो रहा था हल्का सा, लेकिन वो आज़मा में तब्दील होकर फिर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लगा। ऐसी सूरत में अगर आपको लगता है कि आप आज़मा के मरीज़ हैं तो आप प्रॉपर तौर पे अपने मालिद से रुजू करके वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि आप इससे बचा जा सके। कभी कभार सांस लेने में इस कदर दुश्वारी होती है कि सांस फूलने लगता है, मरीज़ से सही से बात नहीं हो पा रही होती। ऐसी सूरत में वेट ना करें, फ़ौरन से पहले आप मालिज के पास लेकर जाएं। मैं बार बार इस बात को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अक्सर केसेस में ये देखा गया कि इतना ज़्यादा सिवियर हो गया कि छोटे बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि उनकी खुदा न खास्ता अमवात भी लाहक हुई हैं। इसके अलावा हेल्दी एनवायरनमेंट को अपनाएं। घरों में जैसे कि मैंने आपको बताया, पालतू जानवर हमारे यहाँ रखने का थोड़ा सा रिवाज है। स्पेशली जो दमे के मरीज़ हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ पालतू जानवर, ये पैरेट्स और तोते हो गए, आपकी बिल्लियाँ हो गई, इनके स्पेशली जो बाल होते हैं वो इरिटेट करते हैं, एलर्जी के तौर पर सामने आते हैं और उससे होता ये है कि मज़ीद सांस की नालियाँ जो हैं वो तंग होकर सिकुड़ जाती हैं और वही फिर दमे का अटैक होता है। अच्छा जी, इसके अलावा छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, इनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफ इख्तियार कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको जो है वो रिकैप कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि दमा जो है वो बेसिकली फेफड़ों की बीमारी को कहा जाता है, जिसमें वही छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो आपकी हवा को, बाहर से हवा को अंदर बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। वो नालियाँ जब तंग या सिकुड़ जाएं
उसमें यही होता है कि फिर हवा अंदर जैसी दाखिल होगी तो उसको मुश्किल होगी, दिक्कत पेश आएगी और चींटी जैसी एक आवाज़ महसूस होगी। मरीज़ को सांस फूलने की अक्सर शिकायत होती है, मरीज़ को खांसी होती है, खांसी भी इस कदर होती है कि वो कहते हैं जैसे रुक नहीं रही, सीना जकड़ा हुआ महसूस होता है, खड़खड़ाहट होती है। इसके अलावा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया एहतियाती तदाबीर, जड़ से आप दमे को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एहतियाती तदाबीर हमारे पास मौजूद हैं जिनसे एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, दमा कोई एक बहुत ऐसी बीमारी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन ये है कि इससे कंट्रोल करना लाजमी है। अच्छा जी। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको इन्हेलर का सही तरीका यूज़ करना बताया है, इस पे जैसे आप अमल करेंगे उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अक्सर हम यही देखते हैं कि दवा सही से अंदर नहीं पहुंच रही होती फेफड़ों की नालियों तक। यही वजह है कि दवा सही से ना मिलने की सूरत में नालियाँ सिकुड़ी हुई ही रहती हैं। इन अद्वियात का यही काम होता है कि सिकुड़ी हुई नालियों को खोला जा सके ताकि हवा की एंट्री हो सके। इसके अलावा सीना जकड़ा हुआ महसूस होता है। अच्छा जी। कुछ केसेस मेरे पास भी ऐसे आए थे जिसमें पेशेंट्स ने कहा कि जी तेज़ खुशबू से और सिगरेट का धुआं। अच्छा, सिगरेट नोशी अक्सर हम ऐसे देखा जाए कि सिगरेट मरीज़ खुद नहीं पी रहा होता, लेकिन उसके घर में सिगरेट नोशी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा होता है। ये भी उतना ही नुकसानदेह है, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो दमे का अटैक इस सूरत में भी हो सकता है। हाँ, आप सिगरेट नहीं लेते, लेकिन सिगरेट का धुआं आपके अंदर मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अटैक्स हो रहे हैं। इनको अवॉइड करना बहुत 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 ज़रूरी है। सिगरेट नोशी हमारे माशरे में जितनी ज़्यादा बीमारियों को जन्म दे रही है, उतना और मेरा नहीं ख्याल किसी और की वजह से हो रही है। फेफड़ों की बीमारियां हो गई और दिल की बीमारियां हो गई, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना है। अच्छा, इसमें यह है कि दमा मैंने देखिए जैसे कि आपको बताया, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट हो सकती है, आप अपने कामों में जो है वो आप महसूस करेंगे कि जी दखल हो रहा है मेरी, आप कहेंगे कि जी इस बीमारी की वजह से मैं अपना कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन इससे बचाव ज़रूर मुमकिन है। इससे एहतियाती तदाबीर की वजह से आप इससे कदरे हद तक बच ज़रूर सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो है अपने वालिद से रब्ता करें, और हमारी भी सेहत कहानी ऐप के ज़रिए आप हम तमाम डॉक्टर से किसी भी वक्त अपने सवालात पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं।